बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल आया हुआ है। हर तरफ अफरा तफरी है और बेयकीनी की फ़िज़ा पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। कल अली अमीन गंडापुर साहब ने जब वो पेशावर पहुँचे, KPK में पहुँचे, क्योंकि इतलात ये थी कि उन्हें शायद डिटेन कर लिया गया है एजेंसीज़ की तरफ से या वफाक की तरफ से। वो किसी मीटिंग के ऊपर आए हुए थे इस्लामाबाद के अंदर। वो जब वापस पहुँचे तो उन्होंने पहली दफ़ा बार कौंसिल एसोसिएशन के नुमाइंदों से बातचीत की है और उन्होंने ख़िताब किया है बार से। आपको बताते हैं। गंडापुर का कहना था कि वकला बरादरी पर अदल इंसाफ की फराहमी जैसी अहम जिम्मेदारी आयद होती है। वही कौमें तरक्की करती हैं जहाँ इंसाफ का बोल बाला होता है। कोई भी माशरा पुरसकून मुतमिन तब होता है जब अफराद को हक़ व इंसाफ की फराहमी का यकीन हो। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से हमारा अदालती निज़ाम अफसोसनाक हद तक कमज़ोर हो चुका है, जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। इस सिलसिले में वकला बरादरी का किरदार कलीदी अहमियत रखता है। वकला हक़ का साथ दें, इंसाफ और मेरिट के ख़िलाफ़ किसी केस का दिफा न करें। कानून की हकीकी हुक्मरानी के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जज़ा और सज़ा का मुनसिफाना निज़ाम न होने की वजह से बार बार आइन शिकनी की गई। दो कानून, दो निज़ाम और दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। मज़ीद उनका कहना था, हमने किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया, न ही सूबाई इदारों को ज़ाती इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया। हम नफ़रतें नहीं पैदा करना चाहते, क्योंकि इसका नुकसान मुल्क को होता है। अपने हक, इंसाफ और हकीकी आज़ादी की बात करना तर्क नहीं करेंगे। आइन हमें इजाज़त देता है कि हम अपने हकूक़ का दिफा करें। अल्लाह का जिन पर ज़्यादा करम होता है उन पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है। मज़ीद उन्होंने कहा कि जाबर हुक्मरानों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना जहाद है। अगर मैं ये बात करूँगा तो फिर कहा जाता है कि मैं लोगों को उकसा रहा हूँ। आज भी सूबे के अंदर चैलेंजेस हैं। इन लोगों के गलत इक़दामात की वजह से मुझे चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि पुलिस और पख्तून कल्चर को किसने तबाह किया। बेहतरीन पुलिस से हुक्मरानों ने ऐसे काम कराए जो वो नहीं करना चाहते थे। ना चापलूस हूँ, ना किसी का चमचा हूँ, ना किसी का ग़ुलाम हूँ। फिर उन्होंने मज़ीद कहा कि साफ़ी हमारे भाई हैं। मेरी किरदार कशी पर कुछ भी बोले तो खैर है। जब मैं कहता हूँ कि कुछ लोग आइन की बालादस्ती, करप्शन पर बात नहीं करते, फिर मेरे पीछे शुरू हो जाते हैं। अगर मैं निशानदेही नहीं करूँगा तो इसलाह कैसे होगी? अगर आप मेरी निशानदेही नहीं करेंगे तो मेरी इसलाह कैसे होगी? वज़ीर आला KPK ने कहा कि नैब एहतसाब के लिए नहीं, इंतकाम के लिए बनी है। 6 माह से एक वज़ीर आला कह रहा है कि मुझ पर 1 घंटे में 7 अजला में FIR हुई। जहाँ FIR हुई वहाँ मैं मौजूद ही नहीं था, लेकिन किसी के कान के ऊपर जूं नहीं रेंगती। फिर जब मैं ललकारूं तो मेरी बात पसंद नहीं आती। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, मैं तुम्हारा मज़ारा हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं पाकिस्तान का शहरी और आज़ाद इंसान हूँ। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूँगा और पूछूँगा, मैं आवाज़ ऊंची करूँगा और निकलूँगा। फिर उन्होंने कहा जी कि जिस सुपरिटेंडेंट जेल ने गिरफ्तार शख्स को रात को किसी के हवाले किया तो जवाब देना होगा। सुपरिटेंडेंट को नाम लेना पड़ेगा, तोते की तरह उगलवाऊंगा और नाम लेना पड़ेगा। अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर वहाँ से अपडेट हो सकता है तो यहाँ से भी तुम्हारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है। अली अमीन गंडापुर का कहना था कि कोई शर्म, हया और लिहाज कुछ भी नहीं बचा। जितना ज़र्फ़ और जितना कुछ मैंने दिल में रखा हुआ है, हल्फन कहता हूँ, वो बानी PTI को मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इमरान खान के दिल में नफ़रत पैदा हो। मैंने अपनी बीवी और बच्चों को भी नहीं बताया, ताकि नफ़रत पैदा ना हो। नफ़रत पैदा होने से मेरे मुल्क और कौम को नुकसान होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अगर आप ये काम शुरू कर रहे हैं, मैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद नहीं जा सकता, तो चैलेंज करता हूँ, आओ मुझे गिरफ़्तार करो। एनफ इज़ एनफ, बस करो, बहुत हो गया। गलत पॉलिसियों वालों से कहता हूँ कि रहम करो। जिनकी पॉलिसियों से नुकसान हो रहा है, इनका नाम लेकर निशानदेही करें। एपेक्स कमेटी के इजलासों में
कहा कि मेरी आवाम और पुलिस का एतमाद ख़त्म हो चुका। इनका मज़ीद कहना था कि मैं कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान के पास मुझे वफ़्त भेजने दो, वो हमारे पड़ोसी हैं, परवाह ही नहीं, मेरा खून बह रहा है, मैं कब तक बर्दाश्त करूँगा। मैं ऐलान करता हूँ कि खुद अफ़गानिस्तान से बात करूँगा और अपनी पॉलिसियाँ अपने घर में रखो। दोस्तों, सारी बातें अहम थी, लेकिन सबसे जो अहम बात है ना, वो आखिरी पैराग्राफ है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने एपेक्स कमेटी में ये कहा है कि मेरे लोगों का खून बह रहा है और मुझे अफ़गानिस्तान से बात करने दो, वफ़्त भेजने दो। वो कि ये वफाकी हुकूमत का काम है, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत आंखें बंद कर ले और एक ख़ास सूबे को इसलिए सज़ा दे कि वहाँ पीटीआई की हुकूमत है, तो फिर दोस्तों आवाम का पारा हाई हो जाता है। और फिर ये जो बात है केपीके के वज़ीर आला गणिपुर की, ये बिल्कुल सही है। भाई, अमन हासिल करने के लिए आपको कोई भी कीमत उठाना पड़े तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और फिर अफ़गानिस्तान के साथ अगर बातचीत से मसाइल हल हो सकते हैं तो फिर ज़रूर करनी चाहिए। वफाक को ज़रूर स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए और अपने सूबे के लोगों का, अपने पाकिस्तान के लोगों का खून बहने से रोकना चाहिए। ये बड़ा सख्त और ये पहली दफ़ा बात की है वज़ीर आला केपीके ने कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा जो विज़न है कि हम बातचीत से मसाइल हल करें, लेकिन वफाक ये नहीं चाहता कि हम बातचीत से ये मसाइल हल करें, बल्कि एक नई टर्म जो है ख़वारजी की मुतारफ़ करवाई गई है। अब ये इन्हें किसने इख्तियार दिया कि वो किसी को ख़वारजी ठहराएँ? क्या इसके पीछे कोई मुफ्ती अहले इकराम के कोई फतावा मौजूद हैं? ये क्या नई टर्म जो है वो इस्तेमाल की गई है? ये समझ से बालातर है। इसीलिए दोस्तों, बहुत से लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन केपीके में हकीकत में हालात बहुत ख़राब हैं। जिस तरह बलूचिस्तान हमारे हाथों से आलमोस्ट निकल चुका है, कहीं ऐसे ना हो कि केपीके भी आपके हाथ से निकल जाए। अभी भी हुक्मरानों को चाहिए कि वो होश के नाखन लें। दोस्तों, एक और ख़बर ये है कि ये जो ऑपरेशन किया गया असम्बली के ऊपर, शब खून मारा गया कौमी असम्बली के ऊपर, जिसे पार्लिमान कहा जाता है, जो काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नज़र में सबसे मोहतरम अदारा है, सबसे सुप्रीम अदारा है, उसके ऊपर जो है वो रात के अंधेरे में और सुबह के उजाले में शब खून मारा गया। उसके ऊपर हुकूमत में और इस्टेब्लिशमेंट में कुछ थोड़ा सा गैप पैदा हुआ है, इख्तलाफ पैदा हुआ है। इसलिए कि बेशुमार हुकूमती वज़रा भी ये समझते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है। कल को ये किसी के ऊपर भी ये शब खून मारा जा सकता है, ये एक रास्ता हमने खोल दिया है। और उनका ये भी ख़्याल है, वो ये समझते हैं कि सदा हुकूमत तो हमारी नहीं रहनी, कभी हम भी अपोज़िशन में होंगे, तो फिर ये शब खून जब उस वक़्त मारा गया अगर दोबारा, तो कोई इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएगा। और फिर जिन अदारों ने ये शब खून मारा है, उनको आपने खुली छुट्टी दे दी है। क्या उनका कोई एहतसाब नहीं होगा? क्या उनसे कोई पूछेगा नहीं? जो कहते हैं कि हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं हैं, हम किसी पार्टी के तरफदार नहीं हैं, तो ये क्या हुआ है? तो इसके ऊपर जो स्पीकर कौमी असम्बली है याद सादिक साहब, वो मुश्किल का शिकार हैं। उन्हें तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से इसके ऊपर सख्त रद्द-ए-अमल मिल रहा है, लेकिन चंद एक लोग हैं जैसे फैसल वाडा हो गए, जिनकी कोई पार्टियाँ नहीं हैं, जो फॉर्म 47 के ऊपर आए हुए हैं, और इसी तरह ख्वाजा आसफ़ हो गए और तारड़ साहब हो गए। तो ये वो लोग हैं दोस्तों जो जानते हैं कि ये कौंसलर का भी इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, फॉर्म 47 के ऊपर आए हुए हैं। इन्होंने इस इक़दाम को दुरुस्त करार दिया है। और मैं ये कहता हूँ कि खुदा का खौफ करें। जब आप लोग इस असेंबली में अपोज़िशन में होंगे और यही कार्रवाई उस वक़्त की मौजूदा हुकूमत अगर करेगी और अदारों को ये इजाज़त देगी कि वो शब खून मारें, तो क्या आप उस वक़्त आपकी क्या हालत होगी? मुझे सिर्फ़ इस बात का जवाब दे दें। दोस्तों, अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए ना पाकिस्तान में सब कुछ कुर्बान कर दिया जाता है। जो पाकिस्तान का 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हाउस है, उसकी इज़्ज़त को नीलाम कर दिया जाता है, सरेआम कर दिया जाता है। और इस इज़्ज़त नीलामी में दोस्तों स्पीकर अय्याज़ सादिक बराबर के शरीक हैं। और जब ये सारा कुछ हो रहा था, उनको बार-बार बताया जा रहा था, लेकिन उनके कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंगी। बल्कि जो सदर हाउस है, उसमें अशाइया चल रहा था, उसमें 2 तिहाई अक्सरियत पूरी की जा रही थी। और इधर जो है वो रात की तारीकी में और सुबह के उजाले में पीटीआई के जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, उनकी पकड़-दकड़ जारी थी, उनको गिरबानों से पकड़ के घसीटा जा रहा था। तो ये सूरत हाल जिस मुल्क में हो, तो वहाँ आप समझते हैं कि अवाम जो है वो ऐसी असम्बली को मान लेगी? जब आपको आपके अपने अदारे ही नहीं मानते, आपकी इज़्ज़त ही नहीं है, आपके अपने बनाए हुए अदारों के दरमियान आपकी इज़्ज़त नहीं है, तो 22 करोड़ अवाम आपकी इज़्ज़त करेगी? आप किस मुँह से वोट
मांगने जाएंगे, आवाम तो ये कहेगी ना हमने आपको वोट देकर असेंबली में किस लिए भेजा था कि आप हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आप तो अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो आप हमारा क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। दोस्तों ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। और एक और ख़बर है जी कि कुछ मुकदमात बनाए गए हैं जी, जो मशहूर व्लॉगर्स हैं जैसे इमरान रियाज़ ख़ान हो गए। इसमें इनके ऊपर ये इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने अदलिया मुखालफ मुहिम चलाई है और साइबर क्राइम विंग जो है FIA का, वहाँ पे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। 7 अफराद हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें इमरान रियाज़ हैं, मुजाहिद अली शाह हैं, अल्लाह नवाज़ खान, सुहेल अहमद, उमर सादिक, सदीक अंजम, मुसद्दक अब्बासी और तारक सलीम हैं। इनके खिलाफ G14 इस्लामाबाद कि जो अहमद सादिक ख़ान है उनकी मदय्यत में जो है वायलेशन ऑफ प्राइवेसी की दफ़ा 20 पीका एक्ट, धमकियाँ देने समेत एआनत जुर्म की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दोस्तों ये आप जानते हैं कि सोशल मीडिया की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, उनका गला दबाना चाहते हैं, गला घोटना चाहते हैं ताकि लोग आवाम के हकूक़ की बात ना करें। और फिर आपने पिछले दिनों ये खबर भी सुनी थी, असद अली तूर साहब जो बड़े ज़बरदस्त व्लॉगर हैं, उन्होंने कहा था कि 20 के करीब जो है मखसूस जो यूट्यूबर्स हैं उनकी मुलाकात जो है वो करवाई गई है DGI-SPR से, DGI-SPR के अंदर जाके, और उन्हें जो है वो कहा गया है कि जो हुकूमत का बयानिया है, जो फ़ौज का बयानिया है, उसको आपने लेके चलना है। आप अच्छे बच्चे हैं इसलिए आपको यहाँ पे बुलाया है। और वो मुलाकात 4 घंटे से ज़्यादा रही। वहाँ उनको खाना शाना भी खिलाया गया और उन्हें कहा गया लेकिन आपने मीडिया के ऊपर हमारा नाम नहीं लेना। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे हमारे बयानिए को लेकर चलते हैं, कैसे आप फ़ौज के बयानिए को लेकर चलते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह, एक तरफ तो आप मीडिया का गला घोट रहे हैं और एक तरफ जो है वो आप इनको लालच दे रहे हैं। कमाल है। अब ISPR इतना कमज़ोर हो चुका है, क्या फ़ौज इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि उन्हें अब यूट्यूबरों से मदद लेना पड़ रही है। एक ज़माना था दोस्तों पाकिस्तान में हर बंदा फ़ौज का तहफ़्फ़ुज़ अपनी जान से बढ़ के करता था, बगैर किसी के कहने के बगैर लोग फ़ौज के हक़ में दलीलें दिया करते थे, व्लॉग किया करते थे। और आज ये सूरत हाल है कि फ़ौज को लोगों को कहना पड़ रहा है कि आप हमारा बयानिया लेके चलें, लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए बीच में। तो आपने सोचा नहीं है कि आप इस नैच के ऊपर क्यों पहुँचे हैं? हमारी फ़ौज इस नैच के ऊपर क्यों पहुँची है कि इसका मतलब ये है कि वाक़ई जो इस कौम की है, वो उस कौम के दिलों में फ़ौज की वो इज़्ज़त नहीं रही है। इससे तो ये तासर मिल रहा है और ये तासर फ़ौज ने खुद दिया है कि अब जो कहते हैं ना कि कोई माई का लाल फ़ौज और अवाम में दूरियाँ नहीं पैदा कर सकता। इसका मतलब ये है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान दूरियाँ बढ़ चुकी हैं। इस इक़दामात से ये पता चल रहा है कि ये दूरियाँ बढ़ चुकी हैं। नहीं तो आज दिन तक आपने कभी सुना है कि फ़ौज ने यूट्यूबर्स और व्लॉगर को कहा हो कि आप हमारे हक़ में बात करें? ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी समझते हैं ये फ़ौज हमारी है, ये 24 करोड़ अवाम की फ़ौज है, इसमें हमारे भाई बच्चे शामिल हैं, वही यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। और लोग खुल के फ़ौज का दिफा करते थे, किसी की ज़रूरत नहीं होती थी कि फ़ौज के खिलाफ जो है वो बात करे। आज फ़ौजी मुँह छिपाते फिर रहे हैं, क्यों? ये आपने सोचा है ये पिछले 2.5-3 साल में जो करतूत आपने किए हैं, इस कौम को दीवार के साथ लगाया और एक ऐसी पार्टी जो 22 करोड़ अवाम की चारों सूबों की जंजीर समझी जाती है, उस पार्टी के साथ आपने जो कुछ आपने किया, ये उसी का तो नतीजा है। अब आगे आप देखिए जाइए क्या होता है। लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। लेकिन चंद नाआक़िबत अंदेश लोग जो हैं उनकी वजह से कौमें जो हैं तबाह हो जाती हैं। अभी भी टाइम है कि आप होश के नाखन लें, आप अना के बुत से निकलें, अना के बुत को तोड़ें और पाकिस्तान को हकीकी तरक्की की तरफ लेकर जाएं। सब लोगों को पाकिस्तान में रहने का हक हासिल है, सब लोगों को पाकिस्तान में सियासत करने का हक हासिल है और जो लोगों के हकूक़ हैं वो उनको दें। अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर आप बांग्लादेश को ना भूलें, वो भी हमारे भाई थे ना मशरक़ी पाकिस्तान, उस वक्त यहाँ वहाँ पे भी यही हालात थे। उस वक्त जनरल यहिया था और उसने ये सारी फस्तैयत की उस वक्त, और हमसे जो है हमारा एक बाजू कट गया और बांग्लादेश बन गया। आज आप दोबारा चाहते हैं कि वो बांग्लादेश वाले हालात यहाँ पे हों। अब बलूचिस्तान के हालात देखें, लकी मरवत में जाके देखें ना, वहाँ पुलिस क्या कर रही है। वहाँ पुलिस जो है वो कैंप, एहतजाजी कैंप लगा के बैठी हुई, किसके खिलाफ? फौज के खिलाफ। उनका कहना क्या जी, हम जो दहशतगर्द पकड़ते हैं हमें फौज से खून आता है जी, ये हमारा मुखबर है, इसको छोड़ दें। फिर अली अमीन गंडापुर सही कहता है ना, हमें अफगानिस्तान से बात करने दो ताकि अफगानिस्तान पंजाब इसके अंदर KPK के अंदर अमन आए। तो ये जो बयान है कि हम जिस बंदे को पकड़ते हैं तो फौज कहती है हमारा मुखबर है, जिस दहशतगर्द को भी पकड़ते हैं इसके ऊपर फौज को सोचना चाहिए, वहाँ की पुलिस क्यों एहतजाज कर रही है। तो ये चीज़ें हैं
और हम जो हैं कहते हैं कि हम हर चीज़ को ताकत से दबा लेंगे, ताकत के नशे में हम ये सारा कुछ कर लेंगे। दोस्तों, बदमस्त हाथी जब निकलता है ना, तो इससे किसी का नुकसान नहीं होता, नुकसान उसका अपना होता है। और यही हालात थे, सेम हालात थे उस वक्त बांग्लादेश के मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ। तारीख पढ़े ना, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हमने तो 90s में पढ़ ली थी, उस वक्त ये अखबार में बाकायदा छपी थी, जंग अखबार के अंदर आया करती थी। तो इसको पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि आज हम हर वही एक्ट नहीं कर रहे पाकिस्तान के अंदर। 1971 में क्या हुआ था, 1970 के अंदर जो 69 के इलेक्शन हुए थे, उसमें मुजीबुर रहमान जो था उसने 163 में से 161 सीटें जीत ली थी, 160 सीटें जीत ली थी, और हमने उसके मैंडेट को नहीं माना था। और आज यही कुछ तो हो रहा है कि हम पीटीआई को उसका जो जायज़ हक है, जो जायज़ मैंडेट है, वो देने के लिए तैयार नहीं है, उसकी मखसूस नशिस्तें उसको देने के लिए तैयार नहीं है। और सब जानते हैं कि पीटीआई 2 तिहाई अक्सरियत से जीती है, और जिस जमात ने 17 सीटें जीती हैं, चले 30 जीत ली होंगी, उसको हमने 22 करोड़ आवाम के ऊपर बैठा दिया। ये कोई अकल की बात है? दोस्तों, दूसरी तरफ एक और बड़ी अहम खबर है जी, जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए हैं कि मगवी की वापसी पर केस ख़त्म नहीं होता। ये बेसिकली जो फैज़ान अहमद का केस था उसके बारे में उन्होंने कहा कि मगवी की वापसी पर केस ख़त्म नहीं हो जाता। अगर कोई आकर ये कह दे कि शुमाली इलाका जात चला गया था या केस ख़त्म हो जाएगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। पता लगाना है कि 17 साला नौजवान लड़के को वज़ीरिस्तान यानी कि शुमाली इलाका जात में लेकर कौन गया और कहाँ रखा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार लापता फैज़ान असमान केस की बाजियाबी के बाद तफ्तीश आगे न बढ़ने पर बरहमी का इजहार करते हुए आईजी इस्लामाबाद को फौरी अदालत तलब कर लिया और कहा कि मेरे आर्डर्स में कोई अबहम है, ये पुलिस की नाअहली है या पुलिस ये काम करना नहीं चाहती। तमाम मुतलका अदारे 7 दिनों के अंदर तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। उन्होंने कहा जी ये काफ़ी नहीं है कि फैज़ान अपने घर पहुंच गया, लेकिन उसकी असल वजूहत मुझे जाननी है कि वो कैसे चला गया शुमाली इलाका जात में, उसे कौन लेकर गया, कहाँ रखा गया। और पुलिस कहती है जी बंदा आ गया, केस ख़त्म कर दे, रफा दफा। उसने कहा नहीं जी, तमाम अदारे मुझे बताएंगे कि ये वाक़या हुआ क्यों, कैसे हुआ। तो ये बड़े वैसे भी ये जज दबंग जज जस्टिस बाबर सत्तार, इनके खिलाफ भी मीडिया के ऊपर आप जानते हैं कि बेशुमार मुहिम जो है वो चलाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद ये इंडिपेंडेंट जुडिश जज के तौर पे खड़े रहे हैं मैदान में। अब एक और जी जो हमारे स्पीकर एजाज सादक साहब हैं, जिन्होंने शर्म व हया की सारे कबाएँ जो हैं उतारी हुई हैं, कह रहे हैं जी अब चार्टर ऑफ असम्बली जो है ना, पार्लियामेंट जो है उसकी हम लेकर आएंगे। ओ भाई, आप आईने पाकिस्तान आपने नहीं पढ़ा कि आप चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हो? किस चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हो? आइन में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी पुलिस वाला, कोई भी अदारा असम्बली के ऊपर दावा नहीं बोल सकता। असम्बली के अंदर से, असम्बली की हदूद में, कौमी असम्बली जो हमारा पार्लिमान है उसके अंदर और उसकी हदूद से किसी रुकने पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं कर सकता, इसलिए कि वो 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदे होते हैं। तो ये आप क्या नया लालीपाप दे रहे हैं कि हम मिसाक करेंगे इसके ऊपर? अयाज सादक साहब, आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था असूली तौर के ऊपर, क्योंकि आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं और आप इस हाउस की इज्जत को बरकरार नहीं रख सके। आपको तो फ़ौरन रिज़ाइन कर देना चाहिए था। दोस्तों, बहरहाल वीडियो लंबी हो रही है, इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।